हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी की स्टडीज अच्छी चल रही होगी। चलिए, तो यहाँ पे हम कर रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्लास 8 CBSE चैप्टर 1 कंप्लीट कर रहे थे। तो वहाँ पे हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ चीज़ें पढ़ चुके थे। अब आते हैं पार्ट 3 पे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने पढ़ लिया था क्रॉप का प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के कुछ स्टेप्स हम लोग पढ़ चुके थे। अब उसके आगे कंटिन्यू करने वाले थे हम डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, और मैन्योर्स क्या होते हैं वो भी हम लोगों ने पढ़ चुके थे। तो मैन्योर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस लाइक काउ डंक वगैरह, और जो एनिमल वेस्ट होता है उससे बनाया जाता है मैन्योर ये। और फर्टिलाइजर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर्स जो थे वो कहाँ पे बनाए जा रहे थे, हमारे फैक्ट्रीज में। ओके, तो डिफरेंसेस की बात करते हैं तो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर में डिफरेंस मेन क्या होता है, चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है, फर्टिलाइजर्स इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर्स कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, मतलब इनमें कोई कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होता है। अगर बात करें मैन्योर की, तो मैन्योर जो होता है इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यू। तो मैन्योर जो बनाया जाता है क्या, नेचुरल तरीके से नेचुरल सब्सटेंस होता है, किसके थ्रू, डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल का, मतलब गाय का गोबर वगैरह जो होता है, ह्यूमन वेस्ट होता है, एनिमल वो प्लांट्स वेस्ट होता है, उससे क्या बनाया जाता है, मैन्योर बनाया जाता है। फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि फर्टिलाइजर्स कहाँ प्रिपेयर किए जाते हैं, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। और मैन्योर जो होता है वो क्या, गड्ढे वगैरह में या फिर कोई फील्ड वगैरह में, खेत वगैरह में डाल देते हैं। उस तरह से मैन्योर का डिकम्पोजिशन प्रोसेस के थ्रू मैन्योर का फॉर्मेशन हो जाता है। फर्टिलाइजर्स डड नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूम्स टू द सॉइल। अब जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या, सॉइल को ह्यूम्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन मैन्योर जो होते हैं वो सॉइल में ह्यूम्स प्रोवाइड करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ह्यूम्स को प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4 पे आ जाते हैं, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब फर्टिलाइजर्स कहाँ बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्रीज में बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज में बनाए जा रहे हैं। तो वहाँ पे जिन न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है किसको, प्लांट्स को, उन्हीं के बेसिस पे उनमें क्या कुछ सब्सटेंस मिक्स की जाए, लाइक नाइट्रोजन हुआ, फॉस्फोरस और पोटेशियम। लेकिन मैन्योर की बात करें तो मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जिसमें क्या होते हैं, प्लांट्स के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन ये जो बेनिफिशियल होते हैं मैन्योर ज़्यादा बेनिफिशियल हो इन कंपेयर टू फर्टिलाइजर, क्योंकि ये फर्टिलिटी को क्या नहीं करते हैं, कम नहीं करते हैं मैन्योर। आगे बढ़ते हैं, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। जैसे कि आप पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि मैन्योर जो होता है वो क्या होता है, फर्टिलाइजर से बेटर होता है। क्यों होता है, दिस इज बिकॉज इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये क्या कर देता है, मैन्योर क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है सॉइल की। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इची। अब सॉइल क्या हो जाता है, पोरस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या, गैसेस का एक्सचेंज जो होता है वो इजीली हो पाता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अब इसमें कोई कैसा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस तो है नहीं, सारे सब्सटेंस कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली जो माइक्रोब्स होते हैं, लाइक अगर बात करें केचुआ वगैरह होते हैं, उनकी जो नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब क्या करते हैं वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वो प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और ये सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इरीगेशन। ऑल लिविंग्स बीइंग नीड वाटर टू लिव। सभी जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, चाहे प्लांट्स की बात करें चाहे एनिमल्स की बात करें, सभी को क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है रहने के लिए। हम भी पानी पीते हैं, वाटर का कई तरह से यूज भी करते हैं। वाटर इज एन इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स। वाटर किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, अगर कोई प्लांट है, फ्लावर है, तो उसके डेवलपमेंट में, प्रॉपर ग्रोथ में, फ्रूट्स एंड सीड ऑफ द प्लांट सभी में क्या होता है, वाटर रिक्वायर्ड होता है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स रूट। और वाटर एब्जॉर्ब कहाँ से होता है, रूट्स के थ्रू होता है। along with water, minerals and fertilizers are also absorbed। अब रूट्स के थ्रू वाटर के अलावा क्या क्या और क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होते हैं, फर्टिलाइजर्स भी एब्जॉर्ब होते हैं। ओके, प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट्स में समथिंग 90% तो क्या होता है, वाटर होता है। और वाटर इज इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। और इसेंशियल मतलब वाटर ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जो सीड्स का जर्मिनेशन है वो ड्राई कंडीशन में पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर गेट
transported each part of the plant. Water also protect the crop from both frost and hot air currents. तो दोनों तरीके से, एक frost से भी और सेकेंड hot air से, hot air current से क्या करता है, बचाता है. To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly. और मॉइस्चर को सॉइल में जो मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को हेल्दी तरीके से, मतलब हेल्दी क्रॉप्स की, मतलब ज़्यादा अच्छा हेल्दी क्रॉप हमारा हो तो उसके लिए वाटर हमें क्या करना चाहिए, रेगुलरली देना चाहिए. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन. तो सप्लाई ऑफ वाटर, किसकी सप्लाई, वाटर की, कहाँ पे, क्रॉप्स में, एट द डिफरेंट इंटरवल, मतलब टाइम पे जो हमारी फसल है उसको हम पानी देते रहें, उसी को क्या कहते हैं, इरिगेशन. अगर सिंपली भाषा में हिंदी में बोला जाए तो उसको क्या कहा जाता है, सिंचाई कहा जाता है, जिसमें कुआं या जहाँ भी जो भी हमारे पास अवेलेबल होता है उसके थ्रू क्या पानी की सप्लाई की जाती है एक टाइम इंटरवल्स पे. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. ओके, अगर टाइम की और फ्रीक्वेंसी की बात करें कि किस में कितना पानी देना है, ये क्रॉप और क्रॉप के लिए क्या होता है, सभी क्रॉप्स के लिए अलग अलग होता है. सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन. और सॉइल टू सॉइल मतलब किस तरह की सॉइल में कितना पानी रिक्वायर्ड है ये भी होता है, और सीजन टू सीजन की मतलब किस सीजन में ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है, किस सीजन में कम पानी की रिक्वायरमेंट है. इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हाई. तो समर सीजन में जो वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसी होती है, हायर होती है. व्हाई इज इट इज सो, क्यों होता है ऐसा? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स. क्या ये इस वजह से होता है क्योंकि रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है, किसका, वाटर का, फ्रॉम द सॉइल, किससे, सॉइल से, एंड लीव से भी. आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर्स अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स. लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राई ऑफ एंड डाइड. तो आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर, मैं इस साल काफ़ी केयरफुल हूँ कि किसको, मेरे प्लांट्स को लेके. लास्ट समर में क्या हुआ था कि प्लांट सूख गए थे और फिर मर गए थे. ओके, सोर्स ऑफ इरिगेशन. क्या सोर्सेस होते हैं इरिगेशन के? सोर्स ऑफ इरिगेशन ऑफ वेल्स, कुएं, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, कैनाल्स. यही सब जगह से क्या आता है, पानी आता है. कहाँ के लिए, सिंचाई के लिए. तो यहाँ पे दिख रहा है एक कुआं दिखाई दे रहा है हमें जहाँ से सिंचाई हो रही है. दैन इसके बाद चेन पंप है. इस तरह से काफ़ी हमें दिखाई दे रहे हैं किसके लिए, इरिगेशन के लिए वो साधन दिखाई दे रहे हैं. ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. जो अच्छा ये जो दिखाई दे रहा है हमें, क्या ट्रेडिशनल मेथड दिखाई दे रहे हैं. ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए ट्रेडिशन, मतलब पहले टाइम पे कौन से मेथड यूज़ किया जाता है. वाटर अवेलेबल इन बेल्स. वाटर कहाँ पे अवेलेबल रहता है, कुआं में, लेक्स और कैनाल्स वगैरह. लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन्स. डिफरेंट रीजन से डिफरेंट मेथड के थ्रू वहाँ से पानी निकाला जाता है. फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड, कहाँ तक, अपने खेत तक पानी ले जाने के लिए. कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज टू दिस मेथड. अब इन मेथड्स में क्या, कैटल मतलब जो पालतू पशु वगैरह होते हैं उनका यूज़ किया जाता था. सो दीज मेथड्स आर चीपर. सो ये मेथड कैसे थे, चीपर, सस्ते होते, बट लेस इफिशियंट. द वेरियस ट्रेडिशंस वेज आर मोट एंड पुली सिस्टम एंड चेन पंप. तो यहाँ पे दिख रहा है ये मोड, मतलब ये सिस्टम दिखाई दे रहा है किस तरीके से ह्यूमन इसमें से पानी निकाल रहे हैं या एनिमल्स जो हैं, और फिर यहाँ पे इरिगेशन मत के थ्रू अपना मतलब खेत तक पानी ले जा रहे हैं. तीनों पिक्चर्स में हमें दिखाई दे रहा है. ओके, देखली फोर्थ का है राहत यानी लेवर सिस्टम. Pumps are commonly used for lifting water, diesel, biogas, electricity and solar energy used to run these pumps. इन pumps को चलाने के लिए क्या क्या, डीजल इंजन, बायोगैस वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी या सोलर सिस्टम का भी यूज़ किया जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन. अब इरिगेशन की मॉडर्न, अभी तक तो जो हमने पढ़े वो पुराने मेथड से, अब मॉडर्न मेथड की सिंचाई की जो नए मेथड हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं. तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली. ओके, यूज वाटर इकोनॉमिकली. द मेन मेथड्स यूज एज फॉलोज. तो क्या मॉडर्न मेथड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर इकोनॉमिकली होते हैं. मतलब इनमें ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता है, जितना पानी प्लांट्स को रिक्वायर्ड होता है उतना ही पानी कहाँ तक पहुँच जाता है, पौधों तक पहुँच जाता है. अब फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम. स्प्रिंकलर सिस्टम जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं हम किस तरीके से हो रहा है. यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ है और कुएं से पानी आ रहा है और उसके बाद बॉल्स मतलब पाइप्स के थ्रू कहाँ पहुँच रहा है, प्लांट टू प्लांट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो द स्प्रिंकलर सिस्टम की बात करें, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड व्हेन सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल. मतलब जब ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल नहीं होता है तब इस तरह के सिस्टम का हम यूज़ करते हैं. और कहाँ पे, अनइवन लैंड, मतलब कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचे, इस तरह से जहाँ पे लैंड होता है उस तरह हम वहाँ के लैंड ज़मीन के लिए इसका यूज़ करते हैं. द
the perpendicular pipes having rotating nozzle on the top are joined to the main pipeline at regular intervals. कहाँ पे मेन पाइपलाइन से सारी पाइपलाइन जुड़ी होते हैं. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of the pump. अब पंप से क्या जाता है, पानी का एक प्रेशर जाता है. It escape from the rotating nozzle, जो कहाँ से निकलता है उसकी नोजल से. It gas sprinkled on the crop as if it is raining. तो इससे किस तरह से एक रेनिंग की तरह, मतलब जैसे बारिश होती है इस तरह से पानी कहाँ पे, प्लांट्स पे पहुँचता है. स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल. और ये वाला मेथड जो होता है वो किसके लिए, सैंडी सॉइल के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है. सेकेंड बात करें हम ड्रिप सिस्टम, तो देख रहे हैं यहाँ पर ड्रिप सिस्टम को. तो ड्रिप सिस्टम का भी प्रोसीजर कुछ इन दिस सिस्टम क्या होता है, द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप. जैसा ड्रिप मतलब क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, वहाँ पे पानी गिर रहा है. तो इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स. ओके, कहाँ पे गिरता है, रूट्स पे गिरता है. सो इट इज़ कॉल्ड द ड्रिप सिस्टम. इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ड्रिप सिस्टम कहते हैं. इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट. ये क्या होता है, एक अच्छी टेक्निक होती है किस तरह के फ्रूट्स प्लांट्स को, गार्डन वाले प्लांट्स को और कुछ ट्रीज़ को पानी देने के लिए. ओके, द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाई ड्रॉप. अब इस सिस्टम में जो वाटर प्लांट्स में पहुँचता है वो क्या, ड्रॉप बाई ड्रॉप पहुँचता है, मतलब एक एक करके ड्रॉप गिरते रहते हैं. वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल. मतलब अब ड्रॉप बाई ड्रॉप गिर रहा है तो क्या होगा, बिल्कुल भी पानी वेस्ट नहीं होगा. जितना प्लांट को रिक्वायर्ड होगा उस तरीके से उतना पानी उसको मिलता रहेगा. इट इज़ बोर्न इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर. अब जहाँ पे ये वहाँ के लिए वरदान है, मतलब वहाँ के लिए अच्छा माना जाता है जहाँ पे क्या वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है. ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है ये किस तरह से ये पाइपलाइन गया है, और पाइपलाइन जहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं सभी प्लांट्स के पास क्या ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी देगा. आगे बढ़ते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम बीट्स. अब देखो, जब फसल हमारी उगना स्टार्ट हो गई है तो हमें कुछ इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं जिनसे हमें क्या करना पड़ता है, अपनी फसल को प्रोटेक्ट करना होता है. बूझो एंड पहेली. अब फिर से यही दोनों आ गए हैं, बूझो या पहेली. ओके, बूझो और पहेली. वेंट टू नियर बाई वीट फील्ड एंड सॉ दैट देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड. तो बूझो और पहेली कहाँ जाते हैं, अपने पास वाली खेत वीट की जो फील्ड है उसमें जाते हैं और देखते हैं कि देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड. वहाँ पे फील्ड में किस, जो हमने वीट प्रोडक्शन करना था तो वीट बोया था हमने, लेकिन उसके अलावा भी उनको कुछ और अदर प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं. तो हैव दीज अदर प्लांट्स बी प्लांटेड पर्पसली. क्या ये किसी पर्पस से प्लांट किए गए हैं. इन द फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप्स. तो क्या होते हैं कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं भी होती है, वो नेचुरली ग्रो कर जाते हैं किसके, हमारी फसल के साथ में. दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड बीड्स. इन्हीं अनडिजायरेबल प्लांट्स को क्या कहा जाता है, बीड्स कहा जाता है. ओके, कुछ इस तरह के अनवांटेड प्लांट्स जिनकी नीड ही नहीं है और वो ग्रो कर जा रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे हम, वीड्स कहेंगे. तो द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. अब बीड्स को रिमूव करने की प्रोसेस जो है उसको क्या कहेंगे हम, वीडिंग कहेंगे. वीडिंग इज नेसेसरी सिंस बीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट. दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप. ओके, ये क्या इफेक्ट करते हैं, जो प्लांट्स जो हम वीट वगैरह जो जिसका भी हमें प्रोडक्शन करना होता है उसकी ग्रोथ को ये अफेक्ट करते हैं. सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स. लेकिन कुछ जो हार्वेस्टिंग के थ्रू पहुंच जाते हैं उनसे क्या वो क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमन बीइंग्स के लिए. फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स. फार्मर्स जो क्या होते हैं, क्या करते हैं, काफ़ी सारे तरीके अपनाते हैं वीड्स को हटाने के लिए या उनके ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए. tilling before sowing of crops help in uprooting and killing of weed. तो tilling before sowing से पहले जो tilling किया जाता है वो क्रॉप्स के लिए हेल्प करता है किसमें, uprooting and killing of weeds के लिए, which may then dry off and get mixed with the soil. Okay, the best time for the removal of weeds is before they produce flower and seed. तो the best time कब होता है, सबसे अच्छा टाइम कब माना जाता है removal of weeds, before they produce flower and seeds. अब ये फ्लावर प्रोड्यूस करें या सीड प्रोड्यूस करें, इससे ही पहले अगर हम उसको हटा दें, उन बीड्स को हटा दें, तब तो वो अच्छा है. अदरवाइज़ क्या होता है, जब फ्लावर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं या मतलब उनसे सीड्स बन जाते हैं तो फिर से वही क्या करेंगे, उसी फील्ड में गिरेंगे और फिर से नेक्स्ट मतलब
नेक्स्ट जो फर्स्ट क्रॉप होगी, नेक्स्ट फसल होगी, उसमें फिर से वही मतलब फिर से उगाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, प्रॉब्लम कंटिन्यूस बनी रहती है। बिफोर द प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स द मैनुअल रिमूवल इंक्लूडिंग फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। अब उन्हें क्या किया जाता है, ज़मीन से बिल्कुल किनारे से कट कर दिया जाता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम हम क्या करते रहते हैं, काटते रहते हैं। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। ओके, स्टार्टिंग में ही बुझो ने पूछा था कि मतलब ये कुछ इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, तो यहाँ पे खुरपी जो है वो कहाँ पे यूज़ की जाती है, खुरपी हुआ, सीड ड्रिल हुआ, और सीड ड्रिल ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। ओके, वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। अब जो बीड्स अभी हम पढ़ रहे थे क्या नेचुरल तरीके बीड्स को कंट्रोल करने के लिए, कि उनको क्या कर सकते हैं हम, टाइम टू टाइम कट कर सकते रहते हैं जब तक कि उनमें फ्लावर्स ना आ जाएं और सीड्स ये आने ही नहीं देना है हमें। लेकिन इनके लिए कुछ केमिकल मेथड्स भी अप्लाई किए जाते हैं। तो बीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। तो जो वीडिसाइड लाइक 2,4-D these are sprayed in the field to kill the weeds। अब जो ये केमिकल्स होते हैं, इन केमिकल्स को कहाँ पे हम अपनी फील्ड, जो अपनी खेती होती है, अपनी फील्ड में क्या करते, स्प्रे कर देते। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। ये हमारी जो फसल होती है उसको डैमेज नहीं करते हैं। द वीडिसाइड्स आर diluted with water to the extent required and spray in the field with this sprayer। तो इसको हम किसकी सहायता से, स्प्रेयर की हेल्प से मतलब क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। और इसमें डाइल्यूट करने के लिए यानी इसको पतला करने के लिए हम इसमें वाटर वगैरह भी क्या कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ में पिक्चर में दिखाई दे रहा है एक इंसान है, ये क्या कर रहा है अपनी मतलब ये फार्मर क्या कर रहा है, अपनी जो फील्ड है, फसल है, उसमें क्या कर रहा है, स्प्रे कर रहा है किसका, वीडिसाइड्स का। और वीडिसाइड्स क्या है, एक तरह की केमिकल्स हैं जो क्या हमारी फसल को तो नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन जो वीडिसाइड्स होते हैं उनको खत्म कर देते। डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रे। क्या वीडिसाइड्स जो अफेक्ट करेंगे किसको, पर्सन को, जो वीडिसाइड स्प्रे। एज ऑलरेडी मेंशन, क्या मेंशन किया गया, द वीडिसाइड्स आर स्प्रे ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स। किसकी, वेजिटेटिव ग्रोथ के, किसकी, बीड्स की, बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, कि मतलब इसमें फ्लावरिंग ना हो पाए और सीड फॉर्मेशन से पहले। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स के जो स्प्रे किया जाता है वो किसको अफेक्ट करता है, फार्मर्स की हेल्थ को बिल्कुल अफेक्ट करेगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। सो दे शुड यूज दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। इसलिए इन केमिकल्स को हमें क्या काफ़ी केयरफुल होके यूज़ करना होता है। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। तो दे शुड कवर, अपने माउथ और नोज को क्या करेंगे, वो किसी कपड़े से कवर कर लेंगे। देन उसके बाद इस केमिकल्स को यानी जो वीडिसाइड्स होते हैं इनको स्प्रे करेंगे। हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब फसल जब पक चुकी है तो पकने के बाद क्या होती है, उसकी कटाई होती है। तो हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क। बिल्कुल इंपॉर्टेंट टास्क होता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ अ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो फसल को काटना किसके बाद, जब तक ये फसल हमारी क्या नहीं हो जाती, मैच्योर नहीं हो जाती है, पक नहीं जाती। तो फसल पकने के बाद फसल को काटना क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग कहलाता है। इन हार्वेस्टिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग में क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। या तो क्रॉप्स को क्या बाहर खींच लिया जाता है, या क्या ज़मीन से कट कर लिया जाता है। इट यूजुअली टेक 3 to 4 for a cereals crop to mature। और एक फसल को पूरा कंप्लीट होने में कितना, 3 से 4 महीने लगते हैं पूरा मैच्योर होने में। हार्वेस्टिंग इज इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल, मतलब हंसिए की ये होता है जो हंसिया बोलते हैं, इसको सिकल बोलते हैं, सिकल की हेल्प से किया जाता है, और बाय अ मशीन कॉल हार्वेस्टर, या अदरवाइज किन से, मशीन्स के थ्रू होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टर कहते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप्स द ग्रेन सीड्स नीड्स टू बी सेपरेटेड। ओके, नेक्स्ट इसके बाद फ्रॉम द, कहाँ चला गया है, फ्रॉम द सेप, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। क्या कहते हैं फिर उसके बाद, हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है, थ्रेसिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कॉम्बाइन विच इज़ इन फैक्ट ऑफ कॉम्बाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेसर। तो इस तरह से ये जो मशीन्स होती है इससे क्या होता है, हार्वेस्टिंग भी हो जाती है और थ्रेसिंग भी हो जाती है। कुछ इस टाइप की मशीन्स होती हैं, और कुछ जो मशीन्स होती हैं वो क्या, ये जो है ये मशीन क्या है, कॉम्बाइन है, और कुछ ट्रैक्टर्स की हेल्प से किए जाते हैं। तो उसमें कटिंग जो होती है वो क्या, सिकल यानी हंसिए की सहायता से की जाती है, और फिर उसके बाद में जो ट्रैक्टर होता है उसमें थ्रेसर होता है, उससे क्या किया जाता है, थ्रेसरिंग किया जाता है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर वर्न्ड बाय फार्मर्स। पहेली वर्ड है किस चीज़ को लेके? शी नो दैट इट कॉजेज पॉल्यूशन, कि इसकी वजह से क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड, और इससे क्या होता है? क्या आग पकड़ लेने पे डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड, जो ज़मीन में पड़ी है उससे क्या होता है? उसका नुकसान होता है। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑन लैंड डू नॉट सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड सेव बाई विनोविंग। तो फार्मर्स क्या कहते हैं? स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड सेव बाई विनोइंग। विनोइंग मतलब हाथ से करते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीज इन दिस क्लास 6। ओके, उसके बाद बात करते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल। हाँ, अब ये जो किसान होते हैं वो क्या एक फेस्टिवल भी मनाते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल। आफ्टर 3 और 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। एक दिन आ जाता है जिस दिन क्या होता है? हार्वेस्ट होता है। द साइट ऑफ गोल्डन फ्लीट्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स लेडन विद ग्रेन्स फिल्स द हार्ट्स ऑफ फार्मर्स विद जॉय। उस टाइम क्या किसानों को खुशी होती है, एंड द सेंस ऑफ वेल बीइंग, कि उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, उनका जो वर्क था वो क्या है? कंप्लीट हो गया है। द efforts of the past season have borne fruit and it's time to relax and enjoy a little। अब ये टाइम होता है क्या उनका? थोड़ा सा आराम कर लेने का, रिलैक्स करने का और थोड़ा सा एंजॉय कर लेने का। That period of harvest is thus of great joy and happiness is all part of the India। Men and women celebrate it with great enthusiasm। क्या करते हैं? मैन और वुमेन इसको सेलिब्रेट करते हैं। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल। अब ये फेस्टिवल अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें इंडिया में मोस्टली सभी लोग क्या दिवाली मनाते हैं, पोंगल भी होता है, बैसाखी होता है, होली होता है, निवान्या होता है और बिहू। ये सारे फेस्टिवल्स हैं जो फसल के पकने पर मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं। स्टोरेज, अब फसल हार्वेस्ट हो गया, थ्रेशरिंग हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है किसका? स्टोरेज का, कि उस फसल को हमें क्या करना? स्टोर करके भी रखना होगा। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क इफ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी कैप्ट फॉर लॉन्गर टाइम। ओके, अगर हमें ग्रेन्स को क्या रखना है? काफ़ी लंबे समय के लिए रखना है। दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, उनको हमें क्या मॉइस्चर से दूर रखना होगा, इंसेक्ट से दूर रखना होगा, रेड चूहे वगैरह और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी दूर रखना होगा। अदरवाइज ये लोग क्या, ये सब मिलके क्या कर देंगे? इसको मॉइस्चर वगैरह से भी हमारी फसल जो है वो पक्के जो रेडी हो गई है वो ख़राब हो जाएगी। इंसेक्ट तो उसको काट के ख़राब कर ही देंगे। चूहे तो पता ही है आप लोगों को कितना नुकसान पहुँचाते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसको ख़राब करने में। द फ्रेश क्रॉप्स हैज़ मोर मॉइस्चर, जो ताज़ी फसल होती है उसमें क्या होता है? मॉइस्चर ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी खेत से नई फसल आई है तो उसमें थोड़ा मॉइस्चर अमाउंट होना तो बनता है, क्योंकि अभी फसल काटी गई है, क्योंकि उसको सुखाया नहीं गया है। मॉइस्चर इट फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग। ओके, इफ फ्रेशली हार्वेस्टिंग ग्रेन सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग। अगर हम फ्रेशली ताज़ी जो हार्वेस्टिंग होके आई है फसल हमारी, अगर हम उसको बिना सुखाए रख देते हैं तो दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म। तो वो क्या हो जाएगा? स्पॉइल, ख़राब हो जाएगा और उसमें ऑर्गेनिज्म अटैक कर जाएंगे, लॉसिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी, और वो अपनी जर्मिनेट करने की कैपेसिटी को खो देंगे। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम, अब इनको स्टोर करने से पहले द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड in the sun to reduce the moisture of them। अब क्या इनको क्या करने से पहले? स्टोर करने से पहले इनमें जो मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है उस मॉइस्चर कंटेंट को ख़त्म करने के लिए इसको पहले सनलाइट में सुखाया जाता है, मतलब ड्राई किया जाता है इन ग्रेन्स को, तो जिससे कि उनका जो मॉइस्चर है वो क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। और ये जो हम सुखा लेते तो ये क्या, अब ये बचाता है किसके अटैक से? इंसेक्ट्स, पेस्ट के, बैक्टीरिया और फंगस से। फार्मर्स स्टोर, अब देखो ये स्टोरेज के लिए दिखाई दे रहा है हमें, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक विंस। ओके, ये दिख रहे हैं, ये क्या है? जूट के बने बैग्स होते हैं जिनको बोरे वगैरह बोलते हैं, और ये क्या कंटेनर्स होते हैं जिनमें भी इनमें भी क्या किसको ग्रेन्स को रखा जाता है। तो ये किसके बने होते हैं? मेटल्स के बने होते हैं। तो या तो किस में रखते हैं? जो जूट के बैग्स में रखते हैं, या मेटल्स के विंस में, जो बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं उनमें रखते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन
इन सिलोज और ग्रेनरीज। किस में रखा जाता है? जो बड़े मतलब लार्ज स्केल पे रखना होता है स्टोर करके हमें ग्रेन्स को, तो सिलोज में या ग्रेनरीज में रखते हैं। किससे? प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे? पेस्ट लाइक रैट और इंसेक्ट वगैरह से। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। अगर वही चीज़ें हम छोटे लेवल पे घर पे रख रहे हैं तो कुछ सूखी हुई नीम की पत्तियां वगैरह ग्रेन्स के साथ में अपने घर पे रख देते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन अ बिग गोडाउन, अगर कोई बड़े गोडाउन में अगर हम लार्ज क्वांटिटी में रख रहे हैं, स्पेसिफिक केमिकल्स ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम छोटे लेवल पे घर पे ही रख रहे हैं तो कुछ नीम की पत्तियां वगैरह रख देते हैं जिनसे इंसेक्ट वगैरह उस पर अटैक नहीं करते हैं। वहीं अगर हम थोड़े से बड़ी क्वांटिटी में रख रहे हैं ग्रेन्स को, कहाँ गोडाउंस वगैरह में, तो वहाँ पे केमिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है क्योंकि उन्हें हमें पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना होता है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये दिखाई दे रहा है आपको किस तरह से मतलब स्टोर वगैरह किया जाता है। आगे बात करते हैं। मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में बनाना है कि फूड है उसका सोर्स क्या है। जैसे अगर मिल्क है तो मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? काऊ से, बफेलो से, सी गॉट, सी कैमल, ओके, मतलब फीमेल गॉट और फीमेल कैमल से मिलता है। इसी तरह आप अपना कोई भी फूड ले सकते हैं और फूड किस सोर्स के थ्रू मिल रहा है वहाँ पे इस चार्ट में आप लिख सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद यू मस्ट हैव सीन दैट, आपने क्या देखा? लाइक प्लांट्स, एनिमल्स also provide us with different kinds of food। like plants और animals भी हमें क्या बहुत different types के फूड प्रोवाइड करते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया, जो काफ़ी लोग कहाँ पे रहते हैं? कोस्टल एरिया में रहते हैं। कंज्यूम फिश एज मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट, वो अपनी डाइट में ज़्यादातर क्या लेते हैं? फिश को कंज्यूम करते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। ओके, प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि फूड जो हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड, शोइंग सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स have to be provided with proper food, shelter and care। तो जो एनिमल्स वगैरह भी हम क्या करते हैं? रियर करते हैं घर पे या फार्म्स में, तो उन्हें भी हम प्रॉपर फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं और उनका प्रॉपर केयर करते हैं। When this is done on the large scale, और अगर यही चीज़ें मतलब एनिमल्स वगैरह की देखभाल मतलब रियरिंग वगैरह हम लार्ज स्केल, एक बड़े स्केल पे करते हैं तो उसको कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, फिश हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। वी गेट COD यानी कोड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। तो जिससे हमें क्या मिलती है? लिवर ऑयल से हमें विटामिन डी मिलता है। ओके, इसके बाद कीवर्ड्स की बात करें तो क्या कीवर्ड्स में? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप्स, फर्टिलाइजर्स, ग्रेनरीज, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, खरीफ, मैन्योर, फ्लोर, रबी, सीड्स, सिलोज, चुइंग, स्टोरेज, थ्रेशनिंग, बीड्स, वेडिंग, विनोविंग, ये सारे टर्म्स हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ओके, तो ये जो था हम 3 पार्ट्स में अपना चैप्टर जो है क्या क्लास 8 का NCERT का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। इसको हमने लाइन बाय लाइन कंप्लीट कर किया हुआ है। ये पार्ट 3 था। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट नहीं किया है तो पहले जाके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, उसके बाद पार्ट 3 को कंटिन्यू करें। ओके, इसके बाद आपके जो क्वेरीज रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस अगर आपको मतलब किन्हीं क्वेश्चंस में डाउट है या कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं तो प्लीज़ आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में भेजिए, दैन मैं उसको आगे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।